हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद खान, नौशाद सर लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम CPC 1908 की संयोजन पर चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो CPC 1908 की चर्चा करने से पहले इस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि मुख्यतः विषय वस्तु के आधार पर विधियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। आपराधिक मामलों से संबंधित विधि आपराधिक विधि कहलाती है और दीवानी मामलों से संबंधित विधि दीवानी विधि कहलाती है। सिविल मामलों से संबंधित विधि सिविल विधि कहलाती है। और इन विधियों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो मौलिक विधि होती है सब्स्टेंटिव लॉ, और दूसरी प्रक्रियात्मक विधि होती है प्रोसीजरल लॉ। तो किसी भी विधि को शुरू करने से पहले यह निश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वह मौलिक विधि है या प्रक्रियात्मक विधि है। तो CPC 1908 जो है वो प्रक्रियात्मक विधि है। न्यायालय द्वारा सिविल मामलों में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके बारे में CPC में प्रावधानों का उल्लेख किया गया। मित्रों, अब हम CPC की संयोजन पर चर्चा करते हैं। तो CPC को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहले वाले भाग में धाराएं हैं और दूसरे वाले भाग में ऑर्डर्स हैं। पहले वाले भाग में 158 धाराएं हैं, 158 सेक्शंस हैं, और दूसरे वाले भाग में 51 ऑर्डर्स हैं, 51 आदेश हैं। पहले वाला भाग जो है सिविल मामलों से संबंधित सामान्य सिद्धांतों के बारे में वर्णन करता है, जैसे न्यायालय का क्षेत्राधिकार, वाद प्रस्तुत करने का स्थान आदि के बारे में पहले वाले भाग में सामान्य सिद्धांतों की विवेचना की गई है। और दूसरा वाला भाग जो है, दूसरे वाले भाग में दीवानी मामलों में न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि किस तरह से सिविल कोर्ट्स में प्रक्रिया को अडॉप्ट किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर किसी भी सिविल मामले को संस्थित करने के लिए एक वाद पत्र प्रस्तुत किए जाने के बारे में प्रावधान धारा 26 में दिए गए कि सिविल मामले का संस्थापन वाद पत्र द्वारा किया जाएगा। अब ये वाद पत्र जो है, इसके पक्षकार क्या होंगे, कौन कौन से व्यक्तियों को वादी के रूप में संयुक्त किया जाएगा और कौन कौन से व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में संयुक्त किया जाएगा, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको एज ए प्लेंटिफ ज्वाइंट किया जाएगा, और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको उस वाद में एज ए डिफेंडेंट ज्वाइंट किया जाएगा। तो ज्वाइंटर ऑफ दी पार्टीज, नॉन ज्वाइंटर ऑफ दी पार्टीज, मिस ज्वाइंटर ऑफ दी पार्टीज, इसके बारे में प्रक्रिया के नियम जो बताए गए हैं वो ऑर्डर 1 में बताए गए हैं। ऑर्डर 2 जो है काज ऑफ एक्शन को ज्वाइन करने के बारे में बात करता है। ऑर्डर 3 ये बताता है कि न्यायालय में पार्टीज की ओर से जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट हैं उनकी ओर से न्यायालय में हाजिर होने के लिए कौन कौन से व्यक्ति प्राधिकृत होंगे और वो किस प्रकार से न्यायालय में उपस्थित होंगे। ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बात करता है कि वाद का संस्थापन कैसे किया जाएगा, और जब वाद सम्यक रूप से संस्थित हो गया है तो फिर प्रतिवादी पर जवाब दवा प्रस्तुत करने के लिए सम्मन जारी करने के बारे में विशेष प्रावधान प्रक्रिया जो बताई गई है वो आदेश 5 में बताई गई। अब जैसे धारा 27 को लें अपन,
तो धारा 27 में ये बात कही कि जब वाद सम्यक रूप से संसिद्ध कर दिया जाता है तो प्रतिवादी पर जवाब दावा प्रस्तुत किए जाने हेतु सम्मन की तामील कराई जाती है। सम्मन की तामील किस प्रकार कराई जाएगी, उसके क्या प्रकार होंगे, उसके बारे में आदेश 5 में विस्तृत विवेचना की गई है। विस्तारित तामील क्या होती है, प्रतिस्थापित तामील क्या होती है, इसके बारे में आदेश 5 में प्रावधान मिलेंगे। वाद की विरचना करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इसके बारे में आदेश 7 में प्रावधान दिए गए हैं। आदेश 6 दावा जवाब दावा दोनों के बारे में कॉमन है, जो प्लीडिंग के बारे में बात करता है। ऑर्डर 7 वादपत्र की विशिष्टियों के बारे में, वादपत्र में क्या क्या चीज़ें होंगी। ऑर्डर 8 जो है वो WS के बारे में, रिटन स्टेटमेंट के बारे में जो है प्रक्रिया की बात करता है। ऑर्डर 9 पक्षकारों की उपस्थिति अनुपस्थिति, उसके क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में विधि प्रावधानों का उल्लेख करता है। ऑर्डर 10 जो है प्रथम सुनवाई पर न्यायालय द्वारा की जाने वाली पूछताछ पक्षकारों से, उसके बारे में बात करता है। ऑर्डर 11 परिपृष्ठों दस्तावेजों के प्रकटीकरण प्रस्तुतिकरण के बारे में बात करता है। ऑर्डर 12 एडमिशंस के बारे में बात करता है। ऑर्डर 13 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, एग्जिबिट ऑफ डॉक्यूमेंट, विड्रॉवल ऑफ डॉक्यूमेंट आदि प्रावधानों के बारे में चर्चा करता है। ऑर्डर 14 इश्यूज़ के बारे में बताता है कि किस प्रकार से जो है वाद प्रश्नों की निर्माण किया जाएगा, विरचना की जाएगी। ऑर्डर 15 प्रारंभिक सुनवाई पर मामले का निपटारा किन किन मामलों में किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया बताता है। ऑर्डर 16 साक्षीगण को तलब करने के बारे में, सम्मन जारी करने के बारे में, उनको दिए जाने वाले व्यय के बारे में और उनकी परीक्षा करने के बारे में और उनको न्यायालय में कब हाजिर होना है, कब वापस जाना है, उसके बारे में विधिक प्रावधानों का उल्लेख करता है। ऑर्डर 17 एडजॉर्नमेंट के बारे में बात करता है कि किन किन परिस्थितियों में मामला एडजॉर्न किया जाएगा, स्थगित किया जाएगा। ऑर्डर 16A जो है कारागार में प्रवृत्त जो व्यक्ति हैं उनको अगर न्यायालय में जरूरत है गवाही देने के लिए या अन्य कार्रवाइयों के लिए, तो उनको कैसे बुलाया जाएगा, क्या उनकी परीक्षा जो है, क्या उनकी परीक्षा कमीशन पर की जा सकती है, इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ऑर्डर 17 में एडजॉर्नमेंट के बारे में प्रोविजन हो गए। ऑर्डर 18 पक्षकारों की परीक्षा, वादी प्रतिवादी उनके साक्षीगण का एग्जाम इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह कैसे जो है उनके कथन रिकॉर्ड किए जाएंगे, इसके बारे में विधिक प्रावधानों का उल्लेख करता है। आदेश 19 जो है शपथ पत्र के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख करता है कि शपथ पत्र किन किन जो है तथ्यों से संबंधित होंगे, किन विषयों से संबंधित होंगे, शपथ किन के समक्ष ली जाएगी, क्या किसी शपथ ग्रहीता को न्यायालय में प्रति परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है, इसके बारे में आदेश 19 में प्रावधान दिए गए हैं। और ऑर्डर 20 जो है, आदेश 20 जो है निर्णय एवं डिग्री के बारे में प्रावधानों का उल्लेख करता है कि जब सुनवाई समाप्त हो जाएगी तो न्यायालय तुरंत निर्णय सुनाएगा और तुरंत निर्णय नहीं सुनाता तो भविष्यवर्ती किसी दिन के लिए सुनाएगा, जिसकी सूचना पक्षकार उनके बिल्डर को दी जाएगी। और मैक्सिमम टाइम कितना है न्यायालय को जजमेंट सुनाने के लिए, इसके बारे में ऑर्डर 20 प्रोविजन दिए गए। तो ये संक्षेप में हमने न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में जो आदेश हैं उन पर चर्चा की है। अब इस बात पर हमको चर्चा करना है कि सीपीसी के जो सेक्शन से प्रथम भाग है और जो द्वितीय भाग जो नियमों वाला है, इनमें संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है। तो सीपीसी का प्रथम भाग जो धाराओं वाला भाग है, जो धारा 1 से लेकर 158 तक की धाराएं हैं, इनमें संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य के विधानमंडल संशोधन कर सकते हैं। सीपीसी जो है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आता है, कंकर्रेंट लिस्ट में है। तो इसके धाराओं में प्रथम वाले भाग है संशोधन करने का अधिकार, सीपीसी में संशोधन करने का अधिकार केंद्र एवं राज्य के विधानमंडलों को है। तो सीपीसी में संशोधन का अधिकार जो है केंद्र एवं राज्य के विधानमंडलों को है, लेकिन जो ऑर्डर्स के साथ रूल दिए गए हैं, इन नियमों में संशोधन करने का अधिकार उच्च न्यायालय को भी है। उच्च न्यायालय भी नियमों में संशोधन कर सकता है।
लेकिन उच्च न्यायालय को जो ऑर्डर्स के साथ नियम हैं उन नियमों में संशोधन करने का अधिकार एक सीमित अधिकार है। उच्च न्यायालय इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता जो प्रथम भाग के प्रतिकूल हो, यानी जो सामान्य सिद्धांत प्रथम भाग में दिए गए हैं उसके प्रतिकूल उच्च न्यायालय कोई संशोधन नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी इसके सेक्शंस को लेकर आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।